आरजेडी फैसल रहमान का टिकट भी काट सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ा थ्रेट राणा रणजीत सिंह खड़े हो गए हैं। क्योंकि बीजेपी के पास जो एक मुश्त कलवार और तेली दोनों का वोट चला जाता था, इस बार तेली का वोट कट सकता है, जिनकी संख्या उस विधानसभा में करीब 38 से 40 हजार के आसपास है। 20 विधानसभा चुनाव में ढाका विधानसभा में करीब 25 हजार मुसलमानों ने, जो पसमानदा और दलित मुसलमान थे वहां के, उन्होंने जहर का घूंट पीकर ही सही बीजेपी के पवन जायसवाल को वोट दे दिया था, लेकिन फैजल रहमान को वो वोट नहीं दिए थे। और वही राम पुकार सिन्हा जब 2020 में आकर लड़ते हैं तो उनको मात्र 10,000 वोट काट पाते हैं, 10-11 हजार के आसपास। तो वो लीड मिला किसको? पवन जायसवाल को। और पवन जायसवाल को जो कुल वोट 2020 में मिला था वो 99 हजार के आसपास था, और फैजल रहमान जो दूसरे नंबर पर रहे थे आरजेडी से, उनको 89 हजार था। मतलब जिस तरह हिंदू में दलित हैं, मुसलमानों में भी दलित हैं, जिस तरह हिंदू में पिछड़े हैं, मुसलमानों में भी पिछड़े हैं, और जिस तरह हिंदू में सवर्ण है उस तरह मुसलमानों में भी सवर्ण है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका कनेक्शन फैसल रहमान से मैं जुड़ के आगे आपको बताऊंगा। सुराज से इस बार दोस्तों एक तेली जाति के प्रत्याशी हैं, और प्रत्याशी को छोटे मोटे प्रत्याशी नहीं है। अगर उनके धन की बात की जाए, अगर राणा रणजीत सिंह उतर रहे हैं तो दो फैक्टर काम करेगा यहाँ। पहला, मुसलमानों का एक बड़ा तबका है जो AIMIM के साथ जुड़ रहा है, वो तो आंख बंद करके वोट देगा, यूथ वोट देगा राणा रणजीत सिंह को। और दूसरा जो फैक्टर है वो आप समझिए, राणा रणजीत सिंह के मैदान में उतर जाने से जो ढाका विधानसभा के 20 हजार राजपूत वोटर्स हैं दोस्तों, तो बिहार टॉप आप लोगों को लगातार विधानसभा सीटों पर चर्चा करते हुए दिख रहा होगा। हमने सोनपुर, दानापुर, मनेर जैसी सीटों के पर चर्चा हुई। अब उसमें हमारे कमेंट सेक्शन में कई ऐसे लोग हैं जो लगातार इसकी मांग कर रहे थे कि ढाका विधानसभा पूर्वी चंपारण का विधानसभा है, मतलब पूर्वी चंपारण जो जिला है उसमें ढाका विधानसभा, उसकी चर्चा कीजिए। क्या समीकरण बैठ रहा है? बड़ा हॉट सीट बन गया है ढाका, और इसके पीछे कारण AIMIM की एंट्री और जन स्वराज की एंट्री है। दोनों से प्रत्याशी भी तय कर दिए गए हैं। एक पार्टी ने तो घोषणा भी कर दिया, असदुद्दीन अवैसी खुद मन से ये कहकर चले गए कि एक हिंदू का बेटा, राजपूत का बेटा राणा रणजीत सिंह यहां से AIMIM का प्रत्याशी होगा। तो चर्चा होनी जरूरी है, और चर्चा हम जब करेंगे तो सारे पहलुओं को देखेंगे कि वहां से पवन जायसवाल जो मौजूदा विधायक हैं, सिटिंग MLA हैं, वो कैसे जीतते आए हैं। इसके अलावा आरजेडी की तरफ से फैसल रहमान वहां से लड़ते रहे हैं। मुस्लिम बाहुल्य के एक तरीके से कहिए तो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जो है वहां का हेडक्वार्टर माना जाता है मुसलमानों का। मतलब सर्वाधिक मुस्लिम वोट अगर पूरे उत्तर बिहार में किसी एक विधानसभा में है तो वो ढाका है। मिनी पाकिस्तान भी उसको कहा जाता है। करीब 1 लाख से 1.25 लाख के बीच वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन है। वो आंकड़े आपको हम बताएंगे। लेकिन चर्चा इस वक्त सर्वाधिक हो रही है कि जन स्वराज की एंट्री से बीजेपी को क्या नुकसान होगा, और AIMIM की एंट्री से आरजेडी को क्या नुकसान होगा। और क्या जिस तरह 2020 में मुकाबला सिर्फ 2 पार्टियों के बीच था, मतलब भारतीय जनता पार्टी से पवन जायसवाल और आरजेडी से फैसल रहमान। हालांकि फैसल रहमान पहले जेडीयू में भी रह चुके हैं, 2010 में वो जेडीयू से लड़े थे और उस समय निर्दलीय पवन जायसवाल ने उनको हरा दिया था। जो मुकाबला 2 पक्षीय था, मतलब आरजेडी वर्सेस बीजेपी, इस बार चौकोनीय मुकाबला हो चुका है। चौकोनीय कहना तो बहुत सही मुझे नहीं लगता, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला पक्के तौर से कह सकते हैं, क्योंकि राणा रणजीत सिंह के उतरने से वो सीट इस वक्त न सिर्फ बिहार में पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। असदुद्दीन अवैसी का 2 दिवसीय बिहार दौरा था और उसमें उन्होंने बहादुरगंज और ढाका में सभा को संबोधित किया। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। ढाका विधानसभा पे हम चर्चा करते हैं। ढाका नाम सुनकर लग रहा है जैसे बांग्लादेश की राजधानी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन पूर्वी चंपारण जब आप एंटर कीजिएगा तो शिवहर लोकसभा जो है उसमें ढाका विधानसभा पड़ता है। आप ढाका अगर एंटर कीजिएगा तो आपको खानका, कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसे, इमाम बाड़ा, ये बहुत कॉमन दृश्य है वहाँ का। मतलब मैं ढाका 2-3 बार गया हूँ, चुनाव कवर कर नहीं गया हूँ। आप और नेपाल से सटा हुआ इलाका है। नेपाल से तो इस तरीके से सटा हुआ है कि एक जगह मैं नाम भूल रहा हूँ, वहाँ पर मस्जिद था। हम लोग वहाँ पर कुछ और पत्रकार साथी थे, हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो वहाँ से मात्र 700 मीटर की दूरी पर नेपाल बॉर्डर था। तो एकदम नेपाल का बॉर्डर शेयर करता हुआ इलाका है ढाका। अब ढाका पर अगर हम जाति समीकरण पर ध्यान दें और जाति से ज़्यादा धर्म की अगर हम बात करें तो मुस्लिम बाहुल्य है, जैसा मैंने आपको बताया। करीब 1 लाख के आसपास वहाँ पर मुस्लिम वोट है। अब जरा दोस्तों हम एक जानकारी आपको और दे दें कि देखिए मुस्लिम वोट वहाँ पर 1,02,755 के आसपास बताया जाता है, मतलब करीब 32%। 1/3 वोटर्स जो है, मैं वोटर्स की बात कर रहा हूँ, पूरी आबादी की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरी आबादी करीब 1.5 लाख मुसलमानों की है, लेकिन उसमें 1,02,755 वोटर्स मुस्लिम हैं। इसके अच्छा हाँ, मुस्लिम में एक बात और बताते हैं कि मुस्लिम में जैसे आम हिंदुओं को लगता है कि मुसलमानों में अगड़ा पिछड़ा नहीं होता है,
दूसरे मुल्क में नहीं होता होगा, हमारे यहाँ खूब होता है। हमारे यहाँ जिस तरह हिंदू में दलित हैं, मुसलमानों में भी दलित हैं, जिस तरह हिंदू में पिछड़े हैं, मुसलमानों में भी पिछड़े हैं, और जिस तरह हिंदू में सवर्ण है उस तरह मुसलमानों में भी सवर्ण है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका कनेक्शन फैसल रहमान से मैं जुड़ के आगे आपको बताऊंगा। ये हुआ मुस्लिम पॉपुलेशन की बात, मतलब वोटर्स की पॉपुलेशन की बात। इसके अलावा दोस्तों वैश्य वोट वहां पर दूसरे नंबर पे, वैश्य वोट। अब वैश्य वोट में भी डिवीजन है कलवार और तेली के बीच। अब यहां पर डिवीजन जो है कलवार और तेली के बीच में, ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कलवार जाति से आते हैं पवन जायसवाल, और तेली समाज के बीच बड़ी नाराजगी है, क्योंकि तेली समाज की वहां पर आबादी कलवार से बहुत ज्यादा है। तो कुल जो वहां पर सिर्फ तेली जाति की अगर आबादी की बात करें दोस्तों, तो वो करीब 38,854, ये 2020 के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, 38,854। और ये हुआ तेली जाति का, और कलवार सीधे इसका आधा है या उससे भी कम है, 17-18 हज़ार के 15-17 हज़ार के आसपास जो वहां के कलवार जाति के जो वोटर है वैश्य समाज के, उनकी संख्या है। इसके अलावा दोस्तों पासवान वोटर्स भी वहाँ अच्छी संख्या में है, करीब 10-11 हज़ार के आसपास। रविदास भी 10-11 हज़ार के आसपास आपको मिल जाएंगे। यादव भी वहाँ 6-7 हज़ार वोटर्स हैं। तो ये एक मोटा मोटी गणित हुआ कि पिछड़ों का सीट है। हाँ, राजपूत जाति की मैं बात बता दूं आपको, देखिए राजपूत वहाँ पर करीब 20 से 22 हज़ार के आसपास राजपूत समाज का वोट है। आबादी वहां पे करीब 27-28 हज़ार है, लेकिन जो वोटर्स हैं वो करीब 20 से 22 हज़ार के आसपास बताए जाते हैं। तो ये हुआ वहां का जातीय समीकरण। अब हम आते हैं कि एक और जाति का मैं भूल रहा हूं, माफ कीजिएगा, कुशवाहा वोटर्स भी वहां पर जो लवकुश समीकरण है, जो कोयरी कुर्मी की बात होती है, वो भी करीब वहां पर 20 से 22 हज़ार के आसपास बताए जाते हैं। अब जो वोट का डिवीजन है, जैसे मैंने बताया कि मुसलमानों में भी सवर्ण है, पिछड़ा है, दलित है, वैसे में भी तेली और कलवार है, और भी कई उपजातियां हैं। और इसके अलावा दोस्तों कुशवाहा और कोयरी, मतलब कुर्मी और कुशवाहा की जो आबादी है वो भी बड़ा डिसिसिव है, क्योंकि वही बीजेपी को जितवाता है या बीजेपी को हरवा देता है। जैसे 2015 में एक प्रत्याशी वहां से रहे हैं राम पुकार सिन्हा। 2020 में वो RLSP से लड़े थे, करीब 10 हज़ार के आसपास उनको वोट आया था, 10,932 वोट कुछ इस तरह आया था। तो वो 2015 में जब लड़े थे तो उनको 22 हज़ार वोट आया था, और उन्होंने पूरा NDA का वोट काट लिया था। इस कारण से पवन जायसवाल 2015 में वहां हार गए थे, और वही राम पुकार सिन्हा जब 2020 में आकर लड़ते हैं तो उनको मात्र 10 हज़ार वोट काट पाते हैं, 10-11 हज़ार के आसपास। तो वो लीड मिला किसको? पवन जायसवाल को। और पवन जायसवाल को जो कुल वोट 2020 में मिला था वो 99 हज़ार के आसपास था, और फैसल रहमान जो दूसरे नंबर पर रहे थे RJD से, उनको 89 हज़ार था, मतलब 89,000। तो जो 10 हज़ार का अंतर था वो 10 हज़ार का अंतर इसीलिए हो गया क्योंकि राम पुकार सिन्हा को कम वोट मिला, और वो वोट चला गया NDA के प्रत्याशी, बीजेपी के प्रत्याशी पवन जायसवाल के पास। समीकरण आप समझते जाइए, खेल कहां ढाका विधानसभा में होता है। अब बताते हैं दोस्तों कि मैं मुसलमानों में सवर्ण, पिछड़ा और दलित की बात क्यों कर रहा था। देखिए, जो 1,02,000 के आसपास वोटर्स हैं वहां पर मुस्लिम में, उसमें खेल क्या है कि फैसल रहमान जो हैं वो शेख हैं, मतलब सवर्ण मुसलमान हैं। बाकी वहां जितने भी मुसलमान हैं, चाहे मंसूरी कहिए, अंसारी कहिए, पसमानदा मुसलमान, उनकी आबादी करीब वहां पर 65 से 70% है, मतलब 2/3 पिछड़े मुसलमान हैं ढाका विधानसभा में। और उनका फैसल रहमान से नहीं बनता है, क्योंकि जिस तरह हिंदुओं में पिछड़ा और सवर्ण का एक वर्चस्व की लड़ाई चलते ही रहती है, वही कैलकुलेशन, सेम कैलकुलेशन ढाका विधानसभा में देखने को मिलता है। फैसल रहमान और वहां के जो पसमानदा, अंसारी, मंसूरी जो वोटर हैं मुस्लिम समाज के, उनके बीच वही टेंशन चलता है। और इसका फायदा देखिए, 2020 का आपको एक हम रिपोर्ट बता रहे हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में ढाका विधानसभा में करीब 25 हज़ार मुसलमानों ने, जो पसमानदा और दलित मुसलमान थे वहां के, उन्होंने जहर का घूंट पीकर ही सही बीजेपी के पवन जायसवाल को वोट दे दिया था, लेकिन फैसल रहमान को वो वोट नहीं दिए थे। और हर बार ऐसा होता है। तो यही कारण है कि वहां पर पवन जायसवाल जीत जाते हैं। 2010 में जीते, 2020 में जीते, लेकिन 2015 में वहां से फैसल रहमान जीत गए थे। अब दोस्तों आपको हम 2020 के आंकड़ों पर आंकड़े बता देते हैं। देखिए, पवन जायसवाल को 99,792 वोट आया था, फैसल रहमान को 89,678 वोट आया था, और देखिए राम पुकार सिन्हा जिनका मैं चर्चा कर रहा था, 10,932 वोट आया था, और मोहम्मद सलीम मंसूरी भी वहां से लड़ते जिनको 1,1313 वोट आया था। तो खैर ये 3 प्रत्याशियों के बीच कंपटीशन था। अब आते हैं आज के परिदृश्य में, जब जनसुराज भी लड़ रही है, जब AIMIM भी लड़ रही है, और बीजेपी RJD तो लड़ ही रही है। पहले दोस्तों हम जरा जनसुराज में बात कर लेते हैं। जनसुराज से इस बार दोस्तों एक तेली जाति के प्रत्याशी हैं, और प्रत्याशी कोई छोटे मोटे प्रत्याशी नहीं है। अगर उनके धन की बात की जाए, मतलब डॉक्टर हैं, पहले तो आपको बता दें, और वर्चस्व वाले डॉक्टर हैं, पूरे इलाके में उनका नाम बहुत प्रचलित है। और अगर धन की बात कीजिए,
तो पवन जायसवाल जिनको काफी वहां पर मतलब रसूखदार माना जाता है पैसे रुपए के मामले में, उनसे कम से कम बहुत ऊपर है ये, तो काफी धन बल वाले व्यक्ति हैं। डॉक्टर एलबी प्रसाद इनका नाम है और जनसुराज से ये खूब मेहनत कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की तरफ से इनको हरी झंडी दिखा भी दी गई है, मतलब प्रशांत किशोर ने लगभग इनका टिकट फाइनल कर दिया है। तो जनसुराज से ये मैदान में उतरेंगे। तो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में क्या बताया था कि इनके उतरने से बीजेपी को नुकसान है। कैसे भाई? क्योंकि बीजेपी के पास जो एक मुश्त कलवार और तेली दोनों का वोट चला जाता था, इस बार तेली का वोट कट सकता है, जिनकी संख्या उस विधानसभा में करीब करीब 38 से 40 हजार के आसपास है। देखिए, जो चंपारण का इलाका है खास करके, वहां आप अधिकतर जो पॉलिटिशियन को देखिएगा, वैसे नेताओं को देखिएगा, तो उसमें ज्यादातर आपको कलवार की संख्या मिलेगी। जबकि आबादी आप शिवहर का ही देख लीजिए, सबसे बड़ी आबादी पूरे शिवहर लोकसभा में अगर किसी जाति की है तो वो तेली की है, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन, उनका प्रतिनिधित्व लगभग गायब है। और इस बात को लेकर नाराजगी भी रहती है कि भाई हमारे समाज से, हमारी जाति से सर्वाधिक वोट है, लेकिन जब टिकट देने की बात होती है, जब चुनाव लड़वाने की बात होती है, तो आप कलवार को टिकट दे देते हैं। तो डॉक्टर एलबी प्रसाद जो है, इनको प्रशांत किशोर ने बड़ा चुनकर ढाका विधानसभा सौंपा है, क्योंकि इनके पास अपने जाति के कम से कम 40 हजार वोट है और उसमें पक्के तौर पर सेंधमारी हो जाएगा इस बार। तो ये सीधा सीधे नुकसान किसको होगा? पवन जायसवाल को होगा। मतलब पवन जायसवाल ढाका विधानसभा को होगा, बीजेपी को होगा। एलबी प्रसाद पूरी तैयारी में है। आप अगर क्षेत्र का, आप ढाका से अगर होंगे तो आपको तो जानकारी होगी। आप अगर अगल बगल के विधानसभा से भी होंगे, अगर आप मधुबन से होंगे, चिरैया से होंगे, जो उस इलाके में पड़ता है, या आप सीतामढ़ी से होंगे, रीगा से होंगे, तो आपको जानकारी होगा कि वहां से एलबी प्रसाद तैयारी कर रहे हैं, खूब क्षेत्र में दौरा हो रहा है। अब आइए दोस्तों, AIMIM के प्रत्याशी राणा रंजीत सिंह के ऊपर हम आते हैं। थोड़ा ताजुब जरूर होता है कि अवैसी जैसे व्यक्ति जो कट्टर मुसलमानों के पैरोकार हैं, वे एक राजपूत के बेटा को टिकट कैसे दिए? पहले राणा रंजीत सिंह का थोड़ा सा आपको हम परिचय बता देते हैं। शिवहर के पूर्व सांसद सीताराम सिंह के छोटे बेटे हैं, बिहार सरकार के मंत्री रहे और मौजूदा मधुबन से विधायक राणा रणधीर सिंह के छोटे भाई हैं, और 2024 के लोकसभा चुनाव में बतौर AIMIM के प्रत्याशी इन्होंने शिवहर लोकसभा से चुनाव लड़ा था। अब इनके मैदान में उतरने से क्या खलबली मची है आरजेडी में? खबर तो हमारे पास यह भी आ रही है कि आरजेडी फैसल रहमान का टिकट भी काट सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज, एक बहुत बड़ा थ्रेट राणा रंजीत सिंह खड़े हो गए हैं। अब टिकट क्यों कटेगा ये आप जान लीजिए। टिकट कटने का जो प्रमुख कारण है, मैंने आपको बताया ना कि फैसल रहमान सिख समाज से आते हैं मुसलमानों में, और जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ द पॉपुलेशन है, मतलब जो निचला तबका है मुसलमानों का, पसमानदा, अंसारी, मंसूरी कह लीजिए, वे इनको देखना नहीं चाहते हैं। आंकड़े बताते हैं इस बात का। अब वैसी परिस्थिति में अगर राणा रंजीत सिंह उतर रहे हैं तो दो फैक्टर काम करेगा यहाँ। पहला, मुसलमानों का एक बड़ा तबका है जो AIMIM के साथ जुड़ रहा है, वो तो आंख बंद करके वोट देगा, यूथ वोट देगा राणा रंजीत सिंह को। और दूसरा जो फैक्टर है वो आप समझिए, राणा रंजीत सिंह के मैदान में उतर जाने से जो उस ढाका विधानसभा के 20,000 राजपूत वोटर्स हैं, वो भी इनके साथ जुड़ जाएंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि लोकसभा में क्यों नहीं जुड़ पाए? इसलिए नहीं जुड़ पाए दोस्तों, क्योंकि उस समय एक बड़े राजपूत नेता आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद शिवहर से लड़ रही थी, तो राजपूतों के पास एक अच्छा ऑप्शन था। लेकिन ढाका में अगर विधायक ही चुनना होगा राजपूत को, तो वो राणा रंजीत सिंह को वोट देगा, क्योंकि और कोई मैदान में राजपूत प्रत्याशी है ही नहीं। तो इधर करीब करीब 75% मुसलमान वोटर्स जो हैं वो जुड़ सकते हैं इनके साथ, और दूसरी तरफ जो राजपूत समाज के लोग हैं वो भी जुड़ सकते हैं। तो ये एक, देखिए, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, बहुत जल्दबाजी हो जाएगा कहना, लेकिन समीकरण इस तरह का असदुद्दीन अवैसी ने ढाका में गढ़ दिया है कि अगर वो समीकरण काम कर गया तो सीमांचल के बाद उत्तर बिहार का पूर्वी चंपारण वो पहला जिला होगा जहां से एक सीट AIMIM निकाल सकती है। हालांकि देखिए, जनसुराज को भी हम कम नहीं आंक रहे हैं। जनसुराज के भी प्रत्याशी डॉक्टर एलबी प्रसाद अपने आप में एक बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं, क्योंकि पूरे समाज पर उनकी पकड़ है, जाति पर तो है ही, एज अ डॉक्टर बहुत रेनाउंड फेस है उस पूरे इलाके में। तो ढाका विधानसभा का गुणागणित इस बार उलझ गया है, और इसीलिए इस सीट की चर्चा पूरे देश में हो रही है, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी ने वहां से एक राजपूत के बेटे को टिकट दे दिया। और अगर आप सोशल मीडिया प्रोफाइल राणा रंजीत सिंह का फॉलो करते होंगे, नहीं करते हैं तो जाकर एक बार विजिट कीजिए पेज। पिछले 1.5-2 सालों में वो व्यक्ति लगातार क्षेत्र में काम कर रहा है, संगठन को मजबूत किया, वहां पर AIMIM का ऑफिस तक खुल गया, जो कि सपनों में कोई नहीं सोच सकता था। तो कई ऐसे कार्य, हमेशा क्रिकेट टूर्नामेंट, कभी कोई कार्यक्रम, कभी कोई कार्यक्रम, और लगातार मुसलमानों के घर आना जाना, शादी में, विवाह में, जिस तरह रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र में जो रोल निभाते हैं, वही रोल राणा रंजीत सिंह बिना किसी पद पे रहे बीते 2 सालों से ढाका विधानसभा में निभा रहे हैं।
तो ये पूरा विधानसभा का कैलकुलेशन अब अगर आपको समझ में आ रहा होगा। एक बात तो यहाँ पे और जोड़ देते हैं, रामपुकार सिन्हा फिर मैदान में उतर सकते हैं, कुशवाहा जाति से आते हैं और कुशवाहा का वोट वो काट ले जाते हैं। तो अगर वो उतरते हैं तो वो सीधा नुकसान अगर किसी को होगा तो भारतीय जनता पार्टी को होगा। इसलिए इस बार बहुत कमजोर प्रत्याशी के तौर पर पवन जायसवाल मैदान में उतरने जा रहे हैं। मेरा ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि एक पूरा कैलकुलेशन है जो मैंने आपको समझाया। अब चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा, क्योंकि चुनाव परिणाम में अगर जीत हार होगा भी दोस्तों तो बहुत कम मार्जिन से होगा। ऐसा नहीं होगा जिस तरह पिछले बार हुआ 2020 में कि 10,000 वोट के अंतर से जीते थे पवन जायसवाल, शायद उससे भी कम के अंतर से कोई प्रत्याशी जीत कर निकलेगा। कौन निकलेगा ये तो नवंबर 2025 में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो समीकरण है, जो प्रत्याशी हैं, जो मैदान में तैयारी कर रहे हैं चुनाव को लेकर, उनका पूरा ब्यौरा मैंने आपके सामने रख दिया। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।